नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे कुछ नई कंपनी की चर्चा बिल्कुल नहीं कर लेंगे। इस पे पहले भी हमने स्टडी किया था। एक मेरे व्यूअर्स ने कहा एक बार दोबारा इस पे आप रिविजन्स करके देखिए क्या कहता है। अब आज की सिंपल शब्दों में समझा जाए कंपनी करती क्या है, तो जो स्विच गियर और स्विच बनती है उसका कामकाज है, स्विच सॉकेट का काम है, ऐसा बात समझा जाए तो। स्विच और सॉकेट जो घरों में यूज होता है उसी को इंडस्ट्रियल में हब के लिए और बाकी सारे स्पेक्ट्रों के लिए यूज किया जाता है। जो कंपनी किसको सप्लाई करती है, कहती है जब इंडियन रेलवेज को, बेल को और BARCs को और बिरला गोल्ड जैसे कंपनी को हम अपनी प्रोडक्टिविटी का सप्लाई करते हैं, जहाँ पे कहती है जो करीब 10 लाख से ज़्यादा सर्टिफाइड क्लाइंट की बात करती है। 182 प्लस एक्सपर्ट टीम इनके पास है, जो कि शायद इनकी प्रोफेशनल्स होंगी, टायर्ड इंजीनियर्स की टीम होगी, जिसको प्रोफेशनल टीम, एक्सपर्ट टीम कहते हैं। एक्टिव प्रोजेक्ट की बात किया जाए 50 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट भी करती है कंपनी। करीब करीब 75 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी। कंपनी की तरफ देखा जाए तो कहते हैं कि हम स्विच गियर और क्या है, स्विच और सॉकेट के लिए कामकाज, और इनके पास प्रोडक्टिविटी में ढेर सारा चीज़ है। जहाँ पे देखा जाए तो रेटलिस स्विच है, ट्रैगल स्विच है, लिमिट स्विच है, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में लिमिट को कम करने के लिए, कहीं बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। ऐसे बातों को समझा जाए तो कंपनी के कारोबार से, आखिर कंपनी के कारोबार में इसमें क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन चल रहा था। जो पिछले कुछ दिनों से जब आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में एक लंबी ऊंचाई पे चल रही थी, एकाएक आकर के मार्केट ने सेंटिमेंटल को खराब किया। पता है क्यों? इसका कारण पता है क्या हुआ? कारण हुआ जो इसकी प्रमोटर ग्रुप की जो होल्डिंग थी, उसने अपनी पोजीशन को शायद थोड़ा सा बेचा। मैं उसकी जरा चर्चा कर लेता हूँ, कुछ प्रूफ ले लेता हूँ, तब समझने की प्रयास करें। 1 अक्टूबर की बात है जब इनकी प्रमोटर्स ग्रुप ने अपनी डिक्लेरेशन देती है वोटिंग राइट को लेकर के, और उनका नाम था सेल्जर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लिस्टेड कंपनी भी है। इसका भी स्टॉक की प्राइस काफ़ी हाई देखने को मिलती है। इस कंपनी ने अपने वोटिंग राइट में, जो उनके पास करीब 73% की वोटिंग राइट थी, उसमें से उन्होंने करीब 1.5% की होल्डिंग को बेच दिया। कहाँ पे बेचा? ओपन मार्केट में बेचा। और जब बेचा तो मार्केट की सेंटीमेंट क्या हुआ कि भाई प्रमोटर तो बेच के निकल रहा है, प्रमोटर बेच के निकल रहा है। प्रमोटर कितना बेच रहा है? 1%, क्योंकि होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा रहा इस कंपनी का। इस कंपनी में जहाँ पे पहले करीब 73% की होल्डिंग थी, वहाँ पे 1.5% का बेच दिया, जो कि नाम इसमें देखने को मिला। अब इसकी वजह से सेंटिमेंटल क्या बना जो मार्केट में एक लंबी गिरावट का आशंका बन गया। और ये कब तक चलेगी? फिलहाल इसकी ट्रेंडिंग व्यू को क्या है समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? ट्रेंडिंग व्यू को जानना जरूरी है। जो मार्केट में अभी ट्रेंड क्या कर रहा है, पैनिक क्या चल रहा है मार्केट की, तो प्रमोटर बेच रहे हैं। प्रमोटर तो भाई देखिए, देखा जाए तो मैं आज की एक न्यूज आर्टिकल की बात कर लूँ तो ऐसे मुझे याद आ रहा है, सीपीआर्ड, कोची सीपीआर्ड्स नाम की कंपनी है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो अपनी शायद 5% होल्डिंग को ऑफर फॉर सेल कर रही है। उसका भी सेंटीमेंट ऐसे बना कि मार्केट में 5% शायद गिर गया, ऐसा था ना कुछ। उसके भी हम इससे अगले वाले स्टडी में प्रयास करेंगे समझने को लेकर के जो क्या हुआ था। फिलहाल यहाँ पे ओपन मार्केट में बेच दिया। अब सवाल आता है कि भाई स्टॉक की प्राइस तो काफ़ी बड़ा है, 4600 पर 4700 तक, जबकि हायर टू हायर 4849 तक प्राइस गया था, जो कि लोअर प्राइस में तो 208 रुपये तक। सोचने वाली बात है, एक साल के दौरान की बात, 52 वीक की बात करते हैं ना हम लोग, 52 वीक में 208 रुपये के स्टॉक 5000 के आसपास पहुंच जाए, कम बादी बात है क्या? कम आंकड़ा किया जा सकता है क्या? कुछ तो मार्केट की होगी रणनीति। जहाँ जहाँ बुक वैल्यू केवल 80 रुपये के आसपास का है, इंट्रेंसिक वैल्यू करीब 274 के आसपास है, आरओसी और आरओई काफ़ी ज़्यादा ही नहीं है, नियर अबाउट 20% के आसपास कहती है। प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिला कि यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली है, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड नहीं आया। इसको मैं शायद जो सिस्टम ग्लिच की वजह से ऐसा हो सकता है, कई बार होता रहता है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये के बदले पता है कितना करती है? केवल 170% की अर्निंग करती है, जिसकी वजह से मार्केट की डिमांड 286x का कहता है
कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहती है ओवर वेटेज है स्टॉक की प्राइस, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब कोई स्टॉक 58 गुना बढ़ा हुआ है बुक वैल्यू। हाँ, जबकि कंपनी की मार्केट कैप केवल 1400 करोड़ का कहता है। और क्यों कहता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ही काफी कम है, 32 लाख का नंबर ऑफ शेयर। तो क्या होगा? डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, इस सभी एस्पेक्ट की तरफ क्या करने वाले हैं हम इसमें, इस जहां भी हमने हाईलाइट किया, चाहे करंट रेशियो को माप को देखा जाए, कर्ज को लेकर देखा जाए, इनको लेकर के हम R2R करेंगे, जिसमें हमने 3 नाम रखा है रिस्क टू रिकंसिलिएशन। तो हमें ये पता चलेगा जो आने वाले समय में स्टॉक की प्राइस जो फिलहाल अभी 4000 5000 के आसपास कहता है, क्या आने वाले समय में दोबारा ये उछल के 6000 के आसपास जाने की प्रतिक्रिया में जाएगी, या ऐसा तो नहीं कि दोबारा गिर करके 100 रुपये पे आ जाए। इनके कंक्लूजन क्या करेंगे, जिसके लिए हमें कंक्लूजन बताएगा रिस्क टू रिकंसिलिएशन और रिस्क टू रिवार्ड। तो कंपनी अपने निवेशकों के लिए कितना सोचती है, और स्टॉक मार्केट की रिएक्शन है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे स्टॉक की प्राइस बढ़ती घटती रहती है, उसका भी अवलोकन करेंगे। क्योंकि मार्केट में इस कंपनी को लेकर के जो निवेशक है ना, वो काफ़ी कम है, लेकिन अभी काफ़ी बढ़ा। जून तक के डेटा बेसिस में इसको समझेंगे तो करीब 1700 लोग थे एज ए निवेशक। सितंबर के डेटाबेस कहती है करीब 8000 से ज़्यादा लोग आ गए। सोचने वाली बात है, इसका देखा जाए तो 4 गुना से ज़्यादा, जब करीब करीब 5 गुना, मतलब 500% की इंक्रीज होती है। कहाँ पे? इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज को लेकर, इंटरेस्ट ऑफ निवेशक को लेकर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए इसी कड़ी को ज़रा समझने की प्रयास करते हैं। फिलहाल इसका रिजल्ट का कोई पार्ट नहीं था ना, फिलहाल अभी रिजल्ट का कोई पार्ट नहीं है। रिजल्ट जब आएगा तो देखेंगे दोबारा क्या सेंटीमेंट बनाती है, उसके प्रति कुछ एस्पेक्ट को समझने की प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहती है इसकी फंडामेंटल की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है इसका। ये देखने को मिला जो कंपनी के पास ओवरऑल, यदि हम ट्रेंडिंग व्यू का देखें जून तक की डेटा बेसिस, तो क्या कर रही है, ऊंचाइयों को टच कर रही है, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो या फिर ईबिटा की बात क्यों नहीं हो। इसके अलावा की बात किया जाए तो एनुअली डेटा के बारे में कहती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में करीब करीब इस साल से इस साल में 23 और 24 के दौरान में 16% की इंक्रीज हुआ, लेकिन उससे पहले भी ट्रेंडिंग वे इसका चलता रहा है, जिसकी वजह से ईबिटा में करीब 26% तक की उछाल बनाती हुई नजर आती है, कंपेयरिंग विद द YoY डेटा बेसिस। बट इन द ट्रेंडिंग व्यू यदि हम इसको सम्स हैं, स्टैंड अलोन डेटा, इनका कोई कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है, इसकी कोई और होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पे 4 करोड़ के टर्नओवर 12 करोड़ कन्वर्ट करती है। बहुत ज़्यादा नहीं, 12 करोड़ की टर्नओवर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना है केवल 12 करोड़ का, लेकिन स्टॉक की प्राइस क्या है, काफ़ी महंगा है। सेल्स केवल 12 करोड़ का, प्रॉफिट केवल 1.5 करोड़ का, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ ज़्यादा नहीं, कोई कर्ज की बात ज़्यादा नहीं, ये सब क्या है, एक सस्टेन कर रही है। और क्यों सस्टेन कर रही है? क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम से जो इनका कर्ज चल रहा है वो आपस में एडजस्टमेंट होकर निकल जाता है, इतना सफिशेंट है। ईयरली डेटा की बात करेंगे तो वो करीब पूरे साल में करीब 50 करोड़ के आसपास की टर्नओवर कर रही है, और 50 करोड़ में 10% के आसपास की नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रही है, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 14-15% के आसपास बनती है, जो किसमें है, इनकी स्विच सॉकेट और हैवी स्विच सॉकेट के अंदर देखने को मिला। लेकिन स्विचेस के अंदर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इसका नाम है केसीज। कुछ और पड़ावों को देखा जाए, पहलू पे ध्यान दिया जाए, तो ये कह सकते हैं जो इनका बैलेंस शीट और उनमें रिस्क फैक्टर, क्या कहते हैं रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहा, कंपनी के रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसको कई बार कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक है, कोई FIDI तो है अभी तक बैठा नहीं है इस कंपनी में। तो 105 दिन का टाइम फ्रेम की बात करती है जो डेटा फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट में कर्ज को लेकर क्या कहती है, तो कर्ज कहती है नियर अबाउट उतना ही है, उसमें कोई क्या हुआ फेरबदल देखने को ज़्यादा नज़र नहीं आई। लेकिन कुछ और पहलू पे देखें तो शायद कह सकते हैं कि फिक्स एसेट्स नियर अबाउट सेम रहा। जो छोटा सा पार्ट की बात किया जाए जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल, जो मार्केट में हम उधार सेल्स करके अपने बुक्स को दिखाते हैं, वो कहती है 13-14 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिलाती है। अब दो बातों को समझना जरूरी है, भले कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है या नहीं कर रही,
उनकी केवल और केवल हम यदि इस बेसिस पे देख लेते हैं कि अच्छा सेल्स इतना बड़ा है, प्रॉफिट इतनी ज़्यादा बड़ी है, भाई इस हिसाब से तो फिर बाकी सारी चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ सेंटिमेंट को समझना ज़रूरी होता है कि इनका रिस्क फैक्टर कितना कहता है, रिस्क किसके अकॉर्डिंग कहता है। अब देखिए बात क्या क्या है। 105 दिन के लिए टाइम फ्रेम की बात करती है, 14 करोड़ का आंकड़ा की बात करती है, और इसमें 48 करोड़ में 14 करोड़ का आंकड़ा की बात करती है, और ये कहता है कितने का, केवल 4 करोड़ 49 लाख। मतलब 5 करोड़ मान ले तो 5 या 15, 300% मार्केट में रिस्क है। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितना बनती है, करीब करीब 25% मान लेते हैं, 30% के आसपास मानते हैं। 30% इसका ये कहता है और इसका ये 300% का ये आंकड़ा दिलाती है। ये इसमें थोड़ा सा सेंटिमेंट की बात करती नजर आती है, लेकिन बैलेंस शीट को यदि वैसे देखेंगे तो कहती है बैलेंस शीट फिगर को लेकर के, जो यहाँ से इनकी ऊंचाइयों पे टच करने में लगातार एसेट्स बढ़ा है, उसी अकॉर्डिंगली लायबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कंपेयरिंग टू द प्रीवियस डेटा। जो कि यहाँ पे स्ट्रांगनेस की बात ये कर रही है कि लायबिलिटी यदि 15-16% बढ़ती है तो एसेट्स 19% से ज़्यादा इंक्रीज करती है। कुछ सालों के डेटा की तरफ देखें तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी को लेकर के, जो यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, स्टॉक की प्राइस में इन दोनों के कई गुणों की रफ्तार से इंक्रीज होती नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप सपोर्ट दे रही है। अब एक सवाल और आती है, जो आखिर इसके लिए पीयर्स कौन सी, पीयर्स में सेमेंस, एबीबी और सीजी पावर जैसी कंपनी भी सामने है, सुजलॉन जैसी कंपनी भी शामिल है इसी लिस्ट में। तो सुजलॉन, कई बार कहते हैं ना सुजलॉन इज अ बड़ी मल्टी बैगर कंपनी, मैंने अक्सर देखा है, तो सुजलॉन से ज़्यादा भीड़ का आंकड़ा यहाँ दिखाती है, तो 285x का भीड़ कहता है कंपैरिजन विद इसके बेसिस पे। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट है तो वो है भेल के अंदर, कितना, 935x का। कहाँ से, अर्निंग पर शेयर से, और वो भी अर्निंग पर शेयर कहाँ देखना चाहिए, परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। कुछ और पहलू पे देखें ध्यान देकर तो ये कह सकते हैं कि चार्ट में लगातार बिल्डअप हुई है, कब से, मार्च 24 के बाद, मतलब अप्रैल मई जून में लगातार बढ़ी, जून जुलाई अगस्त में प्रॉफिट कट किया किसने, प्रमोटर ने। अब मार्केट थोड़ा सा जो कभी रुका नहीं, अब जाके रुकने की नाम पे चला है, जहां पे अब लोग केवल प्रॉफिट बुकिंग में लगे। अब एक सवाल और, गोल्डन रूल को समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बॉटम पे खरीदा है, पीयर पे बेचा है नहीं बेचा है, पिक पे बेचा है नहीं बेचा। मैं कुछ रूल की बात करूंगा जो कि एक डिसिप्लिन की बात करती है। जहां एनालिसिस की बात कहते हैं, गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात, ग्रोथ लेवल की बात करते हैं, ट्रेडिंग अभी 58 गुना बढ़ चुका है, यही तो सेंटिमेंटल की बात करती है। इसके अलावा उन्होंने लेटेस्ट बताया कि इनमें जो इनका जो प्रमोटर्स थे वो प्रमोटर ग्रुप अपने शेयर होल्डिंग को ऐसा कम किए थे। इसके अलावा कंपनी को लेकर के BSEs फाइन केस किया था, करीब 1 लाख का डिले रिपोर्ट्स को लेकर के किया था इसमें। तो एक इनके लिए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करती है। और मार्केट में ये पोलिटिकल कॉल एक्शन के हिसाब से भी ट्रेडिंग होता है, क्योंकि ये सब 2 स्टेज का अंदर रखा गया है। क्यों कि मार्केट को पे नहीं ना किया जाए सेंटिमेंटल के बेसिस पे या वैसे बेसिस पे। इसका जो प्राइस बैंड की बात किया, जिसमें 2% के आसपास ही इन्होंने बात किया, 2% से ज़्यादा गिरेगी या चलेगी उस पर क्या होगा, बैंड कर दिया जाएगा, ऐसा डेटा की बात कर रही है। अब इसको देखा है तो इस कंपनी को लेकर के जमुन पर देखें तो कंपनी कभी कुछ निवेशकों को देती है, तो कंपनी बिल्कुल ही देती है अपने निवेशकों को हमेशा कुछ ना कुछ। इसी साल की बात करें तो कंपनी 2024 में सबसे पहले तो अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, 100 रुपये से 10 रुपये पे करती है, फिर 1 के बदले 4 बोनस देती है, फिर प्राइस स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड मिला के 100 रुपये के डिविडेंड की पार्ट भी देती है। वे कुछ आंकड़ा की बात करती है। भले ही 4,000 के स्टॉक हो या 5,000 के स्टॉक हो, यदि मार्केट में ये अपने निवेशकों को देती तो निवेशक खुश। तो इसीलिए मार्केट में नए प्लेयर की एंट्री, और नए प्लेयर की एंट्री होते होते कहाँ 5 गुना एंट्री हो गई। अब एक सवाल और आती है, और वो सवाल है गोल्डन रूल को लेकर के। मार्केट में रिटर्न की तरफ चर्चा करते हुए
पिछले 1 साल के दौरान में कंपनी में 1700% की उछाल बनाती है, 6 महीने में करीब 1100%, पिछले 5 साल में करीब करीब 7200% की। हम चर्चा करेंगे रिसेंटली 1 महीने की डेटा। अब गोल्डन रूल को समझने वाली बात, सबको चाहिए प्रॉफिट मार्केट में, रिस्क सब लेके बैठे हैं। रिस्क की खुद की फाइनेंशियल रिस्क कितना कहता है, आप खुद अपनी फाइनेंशियल रिस्क हम कितना लेना चाहते हैं, 10%, 20%, 30%, 40% या 50%। उस रिस्क के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या है, एसएल का यूज, और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेशन में 2 तरह की, एक तो टर्म को लेकर देखा जाता है, एक ग्रो को लेकर देखा जाता है। वहाँ पे आने के नियर अबाउट पे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं भाव ही भगवान है। जितना भाव मिल रहा है वो मार्केट की दी हुई प्राइसेस है, तो एक्सेप्ट करके निकलना चाहिए। सिंपल से रूल है। प्रॉफिट यदि आ रहा है तो प्रॉफिट लेने में बुराई क्या है। कई बार पोर्टफोलियो में रखे रखे चीज़ हमने ऐसी भी देखा है, जो पोर्टफोलियो में रखे रखे चीज़ें, फ्रिज में रखी रखी चीज़ें खराब भी हो जाती है। तो पोर्टफोलियो के बाद फ्रिज में रखी रखी चीज़ें खराब भी हो जाती है, इसीलिए हमेशा उसको फेरबदल करते रहना चाहिए। ऐसा ही डेटा की बात करती है गोल्डन रूल। इसीलिए दोस्तों, हम किसी भी कंपनी को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।